जी स्वागत है आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने फॉर्म 16 से अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ गूगल में आना है और यहाँ लिखना है ई पोर्टल इनकम टैक्स। तो ये सबसे पहले हमारा होम पेज है हमारी ई फाइलिंग साइट का। तो यहाँ आपने सबसे पहले अपने पैन कार्ड से या फिर आधार कार्ड से यहाँ आपने लॉगिन करना है। तो चलिए एक बार मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद आपने यहाँ करना है कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ कंफर्म पे टिक करना है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ डालेंगे। तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड डाल देंगे उसके बाद यहाँ कीजिए कंटिन्यू पे क्लिक। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे कि आपका लॉगिन यहाँ ओपन हो चुका है और आप आ गए हैं यहाँ डैशबोर्ड में। तो देखिए जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके आगे सबसे पहला ऑप्शन यही आ रहा होगा, फाइल योर रिटर्न फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की आईटीआर है उसके लिए सबसे पहले हमें ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आपने जाना है इस फाइल नाउ पे। तो जैसे ही आप फाइल नाउ पे जाएंगे उसके बाद यहाँ असेसमेंट ईयर चूज करें। ध्यान रखें कि आपने यहाँ करंट ईयर वाला ही चूज करना है। ये असेसमेंट ईयर होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप आईटीआर भर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो आपका असेसमेंट ईयर होगा वो जिसमें आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो 21-22। तो अब उसके बाद आ जाते हैं हम इसमें मोड सेलेक्ट करना है, हमें ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन। तो जो हम फॉर्म 16 से अपनी आईटीआर भरते हैं उसे हम आसानी से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ऑनलाइन ही करना सिखाऊंगा। तो यहाँ ऑनलाइन करने के बाद आपने यहाँ करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आ जाए यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग में। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना स्टेटस चूज करना है कि आप इंडिविजुअल के लिए अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, एचयूएफ के लिए या फिर अदर्स के लिए। तो आप यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। अगर एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उसके लिए एचयूएफ यहाँ टिक कीजिए। मैं यहाँ इंडिविजुअल टिक करके चल रहा हूँ। तो यहाँ आना आप उसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू पे करने के बाद आपने यहाँ अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करनी है। ये आईटीआर फॉर्म होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके लिए आई बटन पे एक वीडियो लिंक कर दिया है। वहां से सबसे पहले अपना आईटीआर फॉर्म समझे कि आप किस आईटीआर फॉर्म में एप्लीकेबल होगे। आईटीआर के 8 फॉर्म्स हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी आईटीआर के 7 फॉर्म्स हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप अभी यहाँ पे आईटीआर 2, 3, 4, 1 यही आ रहे हैं। तो आप यहाँ जाएंगे आईटीआर 1 में। आईटीआर 1 में सैलरीड पर्सन्स, बिजनेस एम्प्लॉयज, तो अपना जैसे भी आप चूज करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है या फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक है तो ये आप इस आईटीआर 1 को चूज करेंगे। मोस्टली पर्सन्स आईटीआर 1 में कवर हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ करना है आपने प्रोसीड विद आईटीआर 1। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप प्रीफिल्ड। तो ये साइट है जो हमारी, ये कुछ हमारा प्रीफिल्ड डाटा उठा के लाएगी। जैसे हमारा इतना टीडीएस कटा हुआ है तो सब कुछ हमें यहाँ शो हो जाएगा। तो ये सब कुछ उसे उठा के लाएगी अपने आप। तो ये 3 स्टेप हमें करने होंगे। जैसे ही हमारे 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे इसका मतलब हमारी आईटीआर फाइल हो चुकी है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही आप सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं ये आईटीआर क्यों फाइल कर रहा हूँ। मेरी टैक्सेबल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा तो नहीं, 2.5 लाख से ऊपर तो नहीं है इसलिए आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, या फिर मेरा 1 करोड़ का करंट अकाउंट में मैंने डिपॉजिट किया है, कुछ किया है, या फिर एक्सपेंडिचर किया मैंने 2 लाख से ज्यादा फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए या फिर और किसी पर्सन के लिए, या फिर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज्यादा आया है प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ मैं अदर चूज करूंगा। आप टैक्सेबल आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा तो आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए टैक्सेबल चूज कर लेते हैं यहाँ। उसके बाद आपने यहाँ आना है कंटिन्यू पे। तो जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये आपको एक विंडो ऑप्शन करके दे देगा कि आप इनके पास आपका प्रीफिल्ड डाटा है जो कि आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे ऑटो फिल हो चुका है। तो यहाँ आप इसको करें ओके। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है अपनी।
जब तक आप एक एक स्टेप पूरा नहीं करेंगे उसके बाद आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले अपने सारे के सारे स्टेप्स पूरे करें, उसी के बाद आप आगे जा पाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे ये स्टेप्स हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड। ये जैसे अब मुझे टैब हाईलाइटेड है, मैं इन पे क्लिक भी नहीं कर सकता, तो ये जब मैं क्लिक कर सकूंगा जब मैं अपनी फर्स्ट टैब को पूरा कर लूंगा। ऐसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी गलती नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपने चेक करना है और अपनी कंफर्मेशन देनी है, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकेंगे। तो यहाँ देखिए आपने अपना सारा का सारा डाटा चेक करना है कि ये बिल्कुल सही है या नहीं। आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, सब कुछ आपने चेक करना है। और सबसे मेन बात यहाँ पे आपने अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज करना है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट चूज कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो स्टेट गवर्नमेंट चूज कीजिए। ऐसे ही PSUs में है, पेंशनर है, अगर आप पेंशन आ रही है अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पेंशनर चूज कीजिए। मैं यहाँ अदर चूज करता हूँ क्योंकि मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय, इसलिए मैं अदर चूज करता हूँ। तो यहाँ आने के बाद आपने ये सबसे मेन ऑप्शन है जो कि चूज करना है, सेक्शन 115 BAC। ये क्या है? न्यू टैक्स रिजीम। मैं आपको बता दूं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम ये दो कॉन्सेप्ट हैं। आपको अपनी ITR फाइल करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपका टैक्स कौन सी टैक्स रिजीम के अंदर कम पे करना पड़ेगा आपको। यहाँ मैं बता दूं कि इससे आप अपने टैक्स की सेविंग भी कर सकते हैं। अगर कुछ पर्सन हैं जिन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा है, कुछ पर्सन हैं जिन्हें न्यू टैक्स रिजीम में फायदा है, क्योंकि इनके टैक्स स्लैब रेट्स अलग अलग हैं। तो अगर यहाँ आप यहाँ यस सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाते हैं। ये साफ आपको दिखा रहा है कि आपको इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, ना ही कुछ भी 80C की डिडक्शंस मिलेगी, ना 80D की डिडक्शंस मिलेगी। तो न्यू स्लैब रेट में ये हमें फायदा नहीं है, पर इसमें हमारे टैक्स रेट्स कम हैं। तो अब अगर मैं नो कर देता हूँ तो मैं ओल्ड रिजीम में चला जाऊंगा जिसमें कि टैक्स रेट्स तो ज्यादा है पर हमें डिडक्शंस भी मिलती हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप आई बटन के ऊपर यहाँ उसे देख सकते हैं। उसे देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको कौन सी टैक्स रिजीम में फायदा है और कौन सी टैक्स रिजीम में कम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ नो करता हूँ क्योंकि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा है। तो यहाँ अब मैं नीचे आ गया, ये देखिए ये जो हमारा बैंक अकाउंट है यहाँ हमें ऐड करना पड़ेगा। ये हमें क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा TDS कट चुका है 50,000 और मुझे अब उसका रिफंड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं अपने डिडक्शंस के हिसाब से अपनी टैक्सेबल इनकम को एक लिमिट से कम ले जाऊंगा, तो मुझे उसका रिफंड आएगा। तो उसके लिए जिस अकाउंट में मैं रिफंड चाहता हूँ यहाँ मैंने उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैंने ये देखिए सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ आपने करना है कंफर्म। सारे डिटेल्स भरने के बाद आप यहाँ कंफर्म कर दीजिए। तो आप जैसे ही कंफर्म करेंगे आप देखेंगे कि आपका ये फर्स्ट टैब कंफर्म्ड हो चुका और नेक्स्ट टैब अब ओपन हो चुका है। अब उसके बाद आप देखेंगे ये मेरा पे फील्ड डाटा भी यहाँ आ चुका है। तो मैं इस टैब पे क्लिक करता हूँ। ये मुझसे यस या नो की 4-5 क्वेश्चंस पूछेगा, इन्हें मैंने सबसे पहले टिक करना है। तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन कोर्स। अगर आपने कोई ट्रैवल किया है या कि कुछ मेंटेनेंस आपकी यूनिफॉर्म का, तो उसके लिए आप एग्जम्पशन लेना चाहते हैं। नहीं तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंपनसेटरी अलाउंस है, चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस है। ध्यान रखिए कि आपको अगर आपको अपने 1 चिल्ड्रन की यहाँ पे एग्जाम्पशन लेनी है तो 1200 पर ईयर है, और 2 है तो 2400 पर ईयर। तो मैं यहाँ भी नो कर रहा हूँ, मुझे ये सेलेक्ट नहीं करना है। तो HRA है अगर आपको कोई, अगर आप हाउस रेंट अलाउंस आपको कोई मिल रहा है, आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और HRA भी क्लेम कर रहे हैं उसके रिसिप्ट के थ्रू, तो आपको यहाँ करना है यस। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट आ जाए। आपकी सैलरी में से आप कोई और एग्जाम्पशन तो नहीं क्लेम करना चाहते हैं, यहाँ पे पूछेगा तो आप यस करें और मेंशन करें अगर आपकी कोई एग्जाम्पशन आप क्लेम करना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं डेथ कम ग्रेचुटी मिली है आपको, या फिर लीव एनकैशमेंट मिला है, रिटायरमेंट पे पेंशनर रिसीव्ड हुई है। तो ये आप सारी चीज यस नो करें और डाटा फिल करें। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ नो करके चलूंगा। तो यहाँ कीजिए कंटिन्यू। तो जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखेंगे
कि आपका ये जो सारी डिटेल्स हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ग्रॉस टोटल इनकम, एग्जाम इनकम, ये सारी चीज आपको जो यहाँ फिल करनी है। डिडक्शंस आपकी कितनी है, नेट सैलरी कितनी है, ग्रॉस सैलरी कितनी है, ये आप कहाँ से लाएंगे? ये आप लेके आएंगे अपने फॉर्म 16 से। ये जो आपका डिपार्टमेंट आपको इशू करता है फॉर्म 16 ट्रेसिस की तरफ से, वहीं से आपको ये सारा डाटा फिल करना होता है। तो चलिए मैं आपको एक बार फॉर्म 16 दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये मेरा फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 का ये जो बी पार्ट होता है, बी पार्ट देख पा रहे हैं, इसी से आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी होती है अपनी आईटीआर में। तो चलिए जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सैलरी शो हो रही है, तो ये सेम सैलरी आपने वहां फिल करनी है। तो चलिए चलते हैं, इसे फिल करते हैं। अब यहाँ आ गया मैं, तो मैंने यहाँ करना है सबसे पहले एडिट। जैसे ही मैं एडिट करूंगा, यहाँ मुझे सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा सैलरी का। यहाँ देखिए ग्रोस सैलरी अभी 0 शो हो रही है, तो मैं अपनी यहाँ सैलरी एक बार फिल कर लेता हूँ। तो जैसे कि मेरी सैलरी है 564, मैंने अपनी सैलरी फिल कर दी। और ये मेरा कुछ है नहीं, वैल्यू ऑफ ट्रिग्लोसाइड्स या फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मेरा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसे देख किया और देखिए ग्रोस सैलरी मेरी फिगर आ चुकी है। अब उसके बाद एग्जाम्प्ट एम्प्लॉइज, अगर मुझे कुछ लेना है, मैं मान लो लीव ट्रैवल एलटीसी लेना चाहता हूँ अपनी, या फिर कुछ रेम्युनरेशन रिसीव्ड हुआ है मुझे, या फिर मुझे कुछ ग्रेचुइटी आई है, सब कुछ आया है, डेथ कम रिटायरमेंट आई है, कुछ भी, तो ये मुझे यहाँ सारा मेंशन करना पड़ेगा। तो मेरा कुछ भी केस में नहीं है, मैं यहाँ कुछ मेंशन नहीं करूंगा। उसके बाद आपने यहाँ नेट सैलरी आ चुकी है आपकी, देख लीजिए जो मैंने ऊपर फिल करी थी। अब इसके बाद आपने अपने डिडक्शंस क्लेम करनी है। ये जो मेन पार्ट होता है हमारी आईटीआर का, यही है डिडक्शंस। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप वो यहाँ लिख सकते हैं जितना आपने पे किया प्रोफेशनल टैक्स। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ इसे कर देता हूँ सेव। पर आप यहाँ एक बार देख लीजिए जरूर कि डिडक्शन आपको 16 में, यहाँ अगर आप ओल्ड रिजीम को चूज करते हैं तो 50,000 की बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। ये न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए अब मैं इसे कर देता हूँ सेव, क्योंकि मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम ही चूज किया है। ये देखिए सेव, जब मैंने यहाँ कर दिया सेव, सेव करने के बाद आप देखेंगे कि मेरी सैलरी आ चुकी थी यहाँ 564,612। उसके बाद 50,000 की मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ मिल चुकी है। और अब मेरी इनकम चार्जेबल रह चुकी है 514,612। अब नीचे मैं आ जाऊंगा, अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है, ये हाउस प्रॉपर्टी से इनकम क्या है, अगर मेरी कोई रेंटल इनकम है, मुझे कहीं से रेंट मिल रहा है, तो मैं यहाँ उसे शो करूंगा कि मुझे कितना मिल रहा है। उसके बाद आपने करना क्या है कि ये देखिए, ये आ चुका है, अपने आप उठ के आएगा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, सारी चीजें प्री फिल डाटा है जो हमें फॉर्म 16 से मैच करना है। तो चलिए ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है। ये जो हमारा बैंक से इंटरेस्ट आया था, ये हमारा इसमें अब ऐड हो चुका है और मेरी इनकम वापस बन चुकी है 6,06,577 रुपीज। उसके बाद अगर मेरी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है, तो भी मैं उसे शो करूंगा। अब मेरी कोई एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है, तो मैं इसे यहाँ शो नहीं करता। जैसे मैं एग्रीकल्चर इनकम को शो कर सकता हूँ, मेरी 5,000 तक एग्रीकल्चर इनकम हो, तो तब मैं आऊंगा कंफर्म। तो जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे देखेंगे कि मेरी सेकंड टैब भी फिल हो चुकी है। यहाँ तक मुझे मेरी सारी इनकम को काउंट किया है इसने। सारी इनकम मेरी जितनी थी भी, सैलरी से, बैंक के इंटरेस्ट से, सारी जगह से मेरी जितनी इनकम थी, वो यहाँ से इसने ग्रोस टोटल इनकम में मेरी आ चुकी है। अब ये पार्ट आता है डिडक्शंस का, जहाँ हमें अपनी एटीसी क्लेम करनी है, मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करना है, एलआईसी में इन्वेस्ट किया तो वो क्लेम करना है। ये सबसे मेन पार्ट है, ये देख लीजिएगा। तो अब जैसे ही मैं इसे खोलूंगा, तो देखिए यहाँ मैंने अपनी टैब को खोल लिया है डिडक्शन वाली। तो अब यहाँ पे मुझे ये सारा कुछ मेंशन करना होगा। ये सबसे पहले देख लीजिए, आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। जैसे मैंने अब कोरोना में डोनेशन के लिए पेड किया है, तो यहाँ मैंने कर दिया यस। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आपने कोरोना में डोनेट किया तो आप उसे कैसे क्लेम करेंगे अपनी आईटीआर में। तो उसके बाद मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है कि अगर आपने डोनेशन किया है कोरोना के लिए, तो मैंने उसे आई बटन पर लिंक कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि आपका एलिजिबल
अगर आपने डोनेट किया है कहीं साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो और रूरल डेवलपमेंट के लिए तो भी आप कुछ यहाँ मेंशन करिए। तो मैंने नहीं किया तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद अगर मैंने कोई क्लेम करनी है डिडक्शन 80 जीजीजी में तो भी मैं उसे यहाँ यस करूंगा, अदरवाइज नो। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ नो। नो करने के बाद अब मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है। जैसे मैंने कोई टैक्स सेवर एफडी बनवा रखी हो तो मैं उसे यहाँ यस करूंगा, एलआईसी प्रीमियम कर रखा हो तो उसे मैं यस करूंगा। ये सेक्शन 80C ये हमारा सबसे मेन सेक्शन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ यस, क्योंकि मैंने भी कर रखा है। और आपने अपनी यहाँ अमाउंट लिखनी है। सबसे मेन बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख तक की ही छूट ले सकते हैं। मतलब कि आप 1.5 लाख से 1 रुपये ऊपर की भी छूट नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना ही सेव कर लें एलआईसी में, कितना ही सेव कर लें फिक्स डिपॉजिट्स में, आपको 1.5 लाख तक की ही छूट मिलेगी इन सब से। तो मेरा यहाँ पे 1.5 लाख है। तो एक बार इसको अपने फॉर्म 16 से चेक कर लें कि आपने 80C में कितना इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ फॉर्म 16 में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी 50,000 की जा चुकी है सैलरी डिडक्शन फॉर्म 16 में भी। उसके बाद अब आपने देखना है कि हमारी जो यहाँ 80C में, ये देखिए 80C में मेरा कितना मैंने सेविंग कर रखी है, 1,44,360 रुपीज। तो ये सेम अमाउंट आपने यहाँ फिल कर देनी है 80C में, 1,44,360 रुपीज। तो ये करने के बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है। मैंने CCD2 नहीं लिया। ये CCD2 क्या है, अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एनपीएस में तो आप यहाँ टिक करेंगे। अब ये 80D सबसे मेन ऑप्शन आ जाता है इसके बाद वाला। तो 80D क्या है, ये है मेडिकल क्लेम के लिए। अगर आपने मेडिकल चेकअप्स के लिए कुछ एक्सपेंडिचर किया है या फिर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो उसके लिए भी आप यहाँ टिक कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो ये जैसे यस करेंगे उसके बाद आपको लास्ट में इसको फिल करना होगा। तो चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आपने कोई लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए अपने लिए, रिलेटिव के लिए, तो आप यहाँ से 80 में मेंशन करेंगे। अगर लिया है तो यहाँ यस कीजिए और फिर नो कीजिए, ये इसकी भी हमें डिडक्शन मिलती है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। आपने कोई अदर डिडक्शन तो क्लेम नहीं करी इनके अलावा, जैसे TCCC है, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, आप कुछ स्कीम लियो आपने जिससे कि आपका पेंशन बन जाए, ऐसी कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस, कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट किया, पॉलिटिकल पार्टी में आपने कोई डोनेशन दिया हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया हो, ये जैसे आप देख सकते हैं रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके बाद आपने यहाँ 80U डिसेबिलिटी, आप वो पर्सन है जिसमें कोई डिसेबिलिटी है, जैसे कि इसके लिए भी आपको छूट मिलती है 1,25,000 की। अदर अदर केसेस में अलग अलग है ये, अगर आपके पास डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट है। उसके बाद आते हैं कंटिन्यू पे। तो जैसे ही अब देखेंगे कि आपकी तीनों टैब यहाँ फिल हो चुकी है और 4 टैब ओपन हो चुकी है। तो डिडक्शन मेरी यहाँ आ चुकी है 1,44,360 रुपीज की, आप देख सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ करना है टैक्स पेड वाले कॉलम में। तो अब ये टैब बताएगा कि मेरा टैक्स बन कितना रहा है एक्चुअली। तो यहाँ देखिए, और मैंने कितना पे कर रखा है, मेरा टीडीएस कितना कटा हुआ है, सब चीज यहाँ से पे शो हो जाएगी मुझे। तो अगर मेरा कोई टीडीएस कटा होता तो यहाँ मुझे शो हो जाता। मुझे यहाँ कोई टीडीएस मेरा कटा नहीं है तो मुझे शो नहीं हो रहा है, और कटा है तो आपको यहाँ शो करना है। तो यहाँ आप ऐड करते जाइए अपने डिडक्टर का टैन नंबर, सब कुछ, कैसे आपका टीडीएस कटा है, आपके एम्प्लॉयर ने आपका कितना टीडीएस काटा है, वो सारा यहाँ ऐड कर दीजिए। अपना टैन नंबर डालिए डिडक्टर का, जिसने आपका टीडीएस काटा है उसका नेम डालिए। उसके बाद यहाँ टोटल टैक्स डिडक्टेड डालिए, कितना उसने आपका टीडीएस काटा है। तो ये सारी चीज करने के बाद आप इसे यहाँ कर सकते हैं ऐड। आपके ऊपर अगर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो भी आप उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एडवांस टैक्स आपने पे कर रखा है तो उसकी भी आपको यहाँ डिटेल्स डालनी होंगी। आपको यहाँ चालान नंबर डालना होगा कि कब आपने एडवांस टैक्स पे किया था, कितना पे किया था। तो ठीक है, अब मेरा इस केस में कोई टैक्स नहीं बन रहा है तो मेरा हो गया यहाँ 0। क्यों? क्योंकि मैंने डिडक्शंस ले ली थी, इसलिए मेरा यहाँ कोई टैक्स नहीं बन रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये लास्ट टैब भी ओपन हो चुका है, टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये सबसे देखने वाला टैब है, इसमें आपको चेक करना है कि आपको कितना टैक्स पे करना है। ये सब कुछ आपको मेंशन करके दिखाता है। देखिए मेरी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ आ चुकी है
उसके बाद मेरी डिडक्शंस यहाँ आ चुकी हैं। उसके बाद अब मेरी टोटल इनकम यहाँ बन चुकी है जिस पर मुझे टैक्स देना है। तो इस इनकम के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स बनेगा 10,611 पर 87A एक सेक्शन है जिसके अंदर मुझे रिबेट मिलती है अगर मेरी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे रहती है तो मुझे यहाँ रिबेट मिल गई पूरी की पूरी 10,611 रुपीज की। तो मुझे यहाँ कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट 0। तो अब हेल्थ एंड इंश्योरेंस सेस भी नहीं लगेगा इस पे 4% सेस। अगर ये मेरा टैक्स होता तो इसके ऊपर 4% सेस भी लगता। 4 यहाँ टोटल आता उसका, वो मुझे सारा का सारा पे करना पड़ता। अब आप ये एक सेक्शन देख लीजिए, ये भी मेन सेक्शन है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये हमारा एरियर्स के लिए टैनी फॉर्म इसके लिए फिल किया जाता है। अगर मान लीजिए मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ या प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ और मेरी एरियर्स बने हुए हैं सैलरी में 17, 18 की, 18, 19 की, 19, 20 की, कुछ सैलरी मेरी रह गई थी जो मेरी अब मुझे करंट ईयर में मिल रही है, वो सारी मुझे यहाँ मेंशन करनी होगी। फॉर्म 10 ही भरना होगा उसके लिए, मुझे फिर यहाँ मेंशन करनी होगी, उससे भी मुझे टैक्स में छूट मिलेगी। तो चलिए उसके बाद आपने यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेबल 0। मेरे केस में कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है मुझे, क्योंकि मैंने डिडक्शंस क्लेम कर ली है, क्योंकि मैंने सेविंग कर रखी थी। उसके बाद टोटल टैक्स फ्री इंटरेस्ट यहाँ 0 आ गया। आप इसको करें कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे मोस्ट प्रोबेबली आपकी आईटीआर पूरी की पूरी फिल हो चुकी है। अब उसके बाद आपने जाना है यहाँ प्रोसीड में। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे अमाउंट पेबल यहाँ आ गया आपका 0, देख सकते हैं आप। अब इसको करना है आपने प्रीव्यू रिटर्न पे। तो अब आपके पास एक ही टैब खुल जाएगी प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न। तो आपने सबसे पहले यहाँ टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे आप डिक्लेरेशन देंगे कि मैं अपनी आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, मेरा पैन नंबर ये है। तो आपने उसके बाद आना है यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू में। प्रोसीड टू प्रीव्यू में करने के बाद आपको यहाँ एक फॉर्म दिखाई देगा, ये हमारा आईटीआर का फॉर्म है। यहाँ देख सकते हैं आप आईटीआर 1 सहज, ये हमारा आईटीआर, मैंने आईटीआर 1 फाइल करी है तो यहाँ आईटीआर 1 सहज लिखा रहा है। असेसमेंट ईयर आप देख सकते हैं 21-22, क्योंकि मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की आईटीआर बन के दिखा रहा हूँ आप सबको। तो यहाँ आपकी सारी डिटेल्स आप चेक कर लें, फॉर्म जैसे जैसे आपका फिल हो रखा है सारा चेक कर लें। उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ करना है प्रोसीड टू वैलिडेशन में। अगर आपकी कुछ गलती होगी तो ये आपको बता देगा। तो मैंने यहाँ क्लिक किया प्रोसीड टू वैलिडेशन पे। तो अब देखिए प्रोसीड टू वैलिडेशन के बाद मेरा वैलिडेशन यहाँ सक्सेसफुल हो गया। अगर मेरी आईटीआर में कोई भी गलती होती ना तो यहाँ मुझे एरर शो हो जाते, और मुझे यहाँ जितने एरर शो होते उनको सबको मुझे ठीक करना पड़ता, उसके बाद ही मैं इसको वैलिडेट कर पाता। तो मेरी आईटीआर में ऐसा कोई एरर है नहीं, तो यहाँ मेरी आईटीआर वैलिड होगी सक्सेसफुली। तो अब उसके बाद आपने यहाँ जाना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, ये लास्ट स्टेप है आपका अपनी आईटीआर को फाइल करने का। देखिए आपने यहाँ अपनी आईटीआर को करना ई वेरीफाई। तो आप अगर ई वेरीफाई लेटर कर देते हैं तो आपकी रिटर्न सबमिट तो हो जाएगी, पर आप उसे ई वेरीफाई नहीं करोगे तो आपकी रिटर्न इनवैलिड मान ली जाएगी 120 डेज के बाद। तो आपके पास ई वेरीफाई करने का ऑप्शन है 120 डेज के अंदर अंदर, अगर आप अभी सबमिट कर देते हैं और ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ करना है, क्योंकि मैं आपको अभी ई वेरीफाई भी करके दिखा दूंगा। तो यहाँ मैंने किया ई वेरीफाई नाउ और यहाँ किया मैंने कंटिन्यू। तो जैसे ही मैं ई वेरीफाई नाउ करूंगा तो उसके बाद ये मेरे से पूछेगा कि कैसे मैं अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ किया आधार ओटीपी चूज ऑप्शन। यहाँ मैं डीएससी भी कर सकता हूँ, अपने नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ, बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ करना है कंटिन्यू। जैसे ही यहाँ मैं कंटिन्यू करूंगा ये मुझसे ऑप्शन पूछेगा कि आपके आधार नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ डालना होगा। तो आपने यहाँ करना है जनरेट आधार ओटीपी। जैसे ही आप जनरेट आधार ओटीपी करेंगे आपके आधार वाले नंबर पर एक ओटीपी आ चुका होगा और उसको आपने यहाँ करना है मेंशन। जैसे ही आप उस ओटीपी को यहाँ डाल देंगे और यहाँ करेंगे वैलिडेट पे क्लिक और यहाँ करेंगे वैलिडेट पे क्लिक, तो आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी, ई वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना है।
तो ये भी मैं आपको एक दिक्कत बता दूं कि आपकी एटीआर को एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करने में एक दिक्कत आ रही है अभी न्यू पोर्टल पे। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि मैं आपको आई बटन पर लिंक करके दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो को आप आईटीआर फाइल करने से पहले जरूर देख लें, तभी आप अपनी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी उसके बाद आप अपनी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लें। तो चलिए, इसके बाद अगर आप अपनी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए व्यू फाइल रिटर्न्स में, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स में एंड व्यू फाइल रिटर्न्स में। जैसे ही आप व्यू फाइल रिटर्न्स में आएंगे, यहाँ आपकी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट शो हो जाएगी। अभी इस पोर्टल में कुछ दिक्कत चल रही है, इसलिए यहाँ अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएंगे और हमारे चैनल पर टैक्स रिलेटेड अपडेट्स के ऊपर वीडियोस आती रहती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।